आज हम लोग सबसे पहले जानना चाहिए हम लोग को कि किस प्रकार से यूरिन फॉर्मेशन किडनी के अंदर होता है। और किडनी की इकाई जो होती है जिसे हम कहते हैं वृक्क नलिका, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज द यूनिट ऑफ किडनी, और इसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूरिन का निर्माण इसकी दीवारों में होता है, किस तरह से ये यूरिन फॉर्म करता है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखने होगा कि हमें जो ये फिगर जो बना हुआ है, जो वृक्क नलिका का फिगर है, अभी मैंने बताया आपको कि वृक्क नलिका जो है वो किडनी की इकाई होती है। लाखों की संख्या में ये वृक्क नलिका जो होता है इसमें पाए जाते हैं। निश्चित तौर पर ये वृक्क नलिका जो है इसमें जगह जगह इनकी दीवारें किसी चीज़ के लिए परमेबल होती हैं, किसी चीज़ के लिए अनपरमेबल होती हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पानी इनसे बाहर निकल जाता है, कहीं वो उसी में रह जाता है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप में होता है। वृक्क नलिकाओं में ये होने वाला यह क्रिया जो होता है वो 3 स्टेपों में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने का मतलब होता है परानिस्यंदन। यह यूरिन फॉर्मेशन की यह एक पहली प्रक्रिया होती है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझने के लिए हमको समझना होगा कि ये केशिका गुच्छ है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पाई जा रही है। केशिका गुच्छ जिसे ग्लोमेरुलस कहा जा रहा है, उसमें एक भाग जो होता है एफरेंट आर्टेरियोस होता है, तो दूसरा भाग इफरेंट आर्टेरियोस होता है। ये एफरेंट आर्टेरियोस जो होता है उसका व्यास जो होता है इफरेंट की तुलना में अधिक होता है। इसके कारण ब्लड जितनी तेजी से एफरेंट आर्टेरियोस में आता है उतनी तेजी से वो बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण क्या होता है, एक प्रकार का दबाव, या चूंकि ब्लड है तो तेजी से आ रहा है तो तेजी से निकलना चाहेगा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं निकलने के कारण एक प्रकार का दबाव ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल की तरफ पड़ता है, और इस दबाव को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, जिसे समस्थैतिक दाब भी कह सकते हो आप। ये समस्थैतिक दाब जो होते हैं, जो समस्थैतिक दाब है, एक तरह से कहा जाए कि उसके कारण जो है ब्लड फिल्ट्रेट होकर के जो होता है वो कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में चला आता है। ये जो छानने की क्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। परानिस्यंदन। परानिस्यंदन यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप होती है, जिसमें एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है, इफरेंट से वो बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसका व्यास छोटा होता है, इसलिए वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण यह ब्लड जो होता है ग्लोमेरुलस से बोमेन्स संपुट में चला आता है। अब इस बोमेन्स संपुट में आने के बाद इसकी दूसरी प्रक्रिया होती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इस फिल्ट्रेट में जो आया है उसमें कुछ उपयोगी पदार्थ भी हैं और अनुपयोगी पदार्थ हैं। अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकाल देना है, उपयोगी पदार्थ को जो होता है अनुपयोगी पदार्थ यूरिन के फॉर्मेशन मत करेंगे, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो ब्लड के द्वारा चाहे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे आता है बोमेन्स कैप्सूल में आता है। बोमेन्स कैप्सूल से ये पहला इसका भाग होता है प्रोजाइमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर जो होती है सीलिया होती है, जो अवशोषक तल को बढ़ा देती है। अब क्या होता है, लगभग 75% जो फिल्ट्रेट होता है, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, जिसमें ग्लूकोज होता है, एमाइनो एसिड होता है, उसके बाद वाटर होते हैं, यूरिया होता है, लगभग 75% भाग जो होता है प्रोजाइमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब होता है। यह प्रोसेस होता है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का। चयनात्मक पुनर्अवशोषण की एक पहली प्रक्रिया है जो प्रोजाइमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल में होती है। लगभग 75% जो होता है यहाँ रीअब्सॉर्प्शन होता है। उसके बाद ये लूपा फेनले। लूपा फेनले ये क्या है, यू के आकार की नली है, जिसे लूपा फेनले कहते हैं। इसमें पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। जब नीचे जा रहा है तो इसकी जो दीवार जो होती है, जो होती है वो जल के लिए पारगम्य होती है। इसका मतलब जल जो होता है पानी में चला जाएगा,
और जो फिल्ट्रेट होगा वो बच जाएगा। इसके बाद ये क्या होता है, NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, जो सॉल्ट के रूप में होते हैं। अब जैसे ये पहुंचता है असेंडिंग लिम्ब में, ये डिसेंडिंग नीचे आएगा तो डिसेंडिंग लिम्ब, और ऊपर चढ़ेगा तो असेंडिंग लिम्ब होगा। असेंडिंग लिम्ब जैसे होता है तो जब कैसे मुड़ा, तो मुड़ेगा तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड इनके लिए पूर्ण पारगम्य है, जल के लिए यहाँ अपारगम्य है, और यूरिया के लिए आधा पारगम्य है, अर्ध पारगम्य जिसे कहते हैं। अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जल और यूरिया के लिए यह अपारगम, इसकी दीवार जो होगी अपारगम होगी, जबकि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वो ब्लड में चला जाएगा। अब यहाँ से होते हुए इसके दूरस्थ भाग, जिसे डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल कहते हैं, यहाँ पे जो होता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड में मिल जाते हैं। यहाँ मतलब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। अब रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया जो होती है यहाँ खत्म हो जाती है, और ये आ जाता है संग्रह नलिका में। संग्रह नलिका में यूरिया की कुछ मात्रा होती है, एक बार पुनः रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और जो बच जाता है जिसका तीसरा स्टेप जिसे सीक्रेशन कहते हैं। पहला स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जगह जगह एब्जॉर्प्शन हुआ, और सीक्रेशन में क्या होता है, जो फिल्ट्रेट बचता है वो ब्लड के वो जल की एक एक बूंद के साथ अर्थात जल के साथ मिल करके यूरिन का निर्माण कर लेता है। माने फिल्ट्रेट और जल धीरे धीरे मिलकर के यूरिन फॉर्म कर लेते हैं। वही जो प्रक्रिया होती है उसे ट्यूबुलर सीक्रेशन कहें या सीक्रेशन कहते हैं, माने स्रवण की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन इसमें होता है।